ओके, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब देखो, ब्रेक से पहले अपन ने क्या क्या किया था। आज के लेक्चर का कंटेंट बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा। सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। सो देयर आर 4 ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। सबसे पहले क्या होता है, डिस्क्लोज द नोन फैक्ट्स। दूसरा क्या बोला, बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस, देन इंडेमनीफाई बेली एंड बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। ये 4 इसके ड्यूटीज है। ड्यूटीज ऑफ बेली है टोटल 5। सबसे पहले टेक रीजनेबल केयर, बराबर। एज एनी प्रूडेंस पर्सन या ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जो इंसान होता है, जो अपने गुड्स का कैसे ध्यान रखता है, वैसे ही बेल्ड गुड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता, मिक्स विथ ओन गुड्स नहीं कर सकता, रिटर्न द गुड्स करना पड़ता है, एंड अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए तो वो भी बेलर को देना पड़ता है। फिर हम लोगों ने देखा राइट्स ऑफ बेलर। तो सबसे पहला राइट होता है टर्मिनेट द बेलमेंट, अगर वो चाहे तो। अच्छा, बट ये सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल है, ग्रेच्युटस बेलमेंट में पॉसिबल है, नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट में नहीं। डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, फाइल द सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ठीक है। फिर अगर बेली ने कोई भी ड्यूटी नहीं निभाया, ठीक है, तो क्या कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है, राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। अंडरस्टूड। अच्छा, वो यहाँ पर है, सॉरी, ग्रेच्युटस बेलमेंट में वो डिमांड कर सकता है एट एनी टाइम। यहाँ पर नहीं, सॉरी, सेकेंड पॉइंट में देखो, यहाँ पर ग्रेच्युटसली अगर गुड्स लैंड किए हैं तो डिमांड बैक कर सकता है। अभी अपन पढ़ते हैं राइट्स ऑफ अ बेली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट्स ऑफ अ बेली? आज जिसके पास गुड्स है, ठीक है, तो उसके पोजेशन में, तो कैन आई से राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। सपोज जॉइंट द बेलर्स है और उसमें से कोई भी एक बंदा आता है तो वो उसको सारा का सारा सामान दे सकता है। सो इफ सेवरल जॉइंट ओनर्स बेल द गुड्स, द बेली हैज द राइट टू डिलीवर एनी to any of one of the joint owners unless there was a contract to the contrary, बराबर। जैसे देखो एग्जांपल देखो, A, B and C are joint owners of a harvesting combine, they delivered it on hire to D for a month। तो अब बेली कौन है, D, और ये कौन है, बेलर्स। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 month, D may return the combine to any one of the joint owners। A, B और C में से किसी को भी वो रिटर्न कर सकता है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? दूसरा राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्या, अगर बेली का कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। कौन करेगा, बेलर। सो बेली इज एंटाइटल टू बी इंडेमनिफाइड बाय द बेलर फॉर एनी लॉस अराइजिंग टू हिम बाय रीजंस दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल टू मेक द बेलमेंट और रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शंस इन रिस्पेक्ट टू देम। कोई भी कारण से, सपोज बेलर ने, वो बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किया और बेली का कुछ नुकसान हुआ, या तो बेलर ने टाइम पे गुड्स रिटर्न नहीं एक्सेप्ट किया तो बेली को कोई एडिशनल खर्चा हुआ, एनी काइंड ऑफ लॉस होता है, बीट एनी काइंड ऑफ लॉस, उसकी भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। किसको देगा, वो बेली को देगा। समझ में आया? राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, मतलब अ बेली इज एंटाइटल टू रिसीव कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द बेलर और एनी लॉस कॉस्ट टू हिम ड्यू टू द फेलियर ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द फॉल्स इन द गुड्स नोन टू हिम, बराबर ना। वो घोड़ा पागल था, वो बताया नहीं था, बराबर, या कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है। फिर देन राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। ये सब रिपीट हो रहा है, जो ड्यूटीज में पड़ा था वो भी राइट है, ठीक है। सो ग्रेच्युटस बेलमेंट में क्या होता है, बेलर शैल रीपे टू बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है। मुझे एक बात बताओ ना, सुनना ध्यान से। हम लोग ने जहाँ पर वो ड्यूटीज ऑफ अ बेलर देखा था, वो क्या है, राइट्स ऑफ बेली में आ रहा है, तुम नोटिस कर रहे हो। और जो अपन ने राइट्स ऑफ बेलर देखा, वो ड्यूटीज ऑफ बेली में आ रहा था। मतलब देखना, एक होता है ड्यूटीज और एक होता है राइट्स। बेलर का जो ड्यूटीज है वो बेली का क्या है, राइट्स है, मतलब मैच हो रहा है थोड़ा बहुत। एंड बेली की जो ड्यूटीज है वो बेलर का क्या है, राइट्स है। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्या, और मतलब देखो यहाँ पर बेली के पास क्या राइट है, कोई भी नेसेसरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर खर्चा हुआ बेली को, तो वो बेलर से क्या करेगा, वो खर्चे का कॉम्पेंसेशन लेगा। साथ ही साथ अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब देखो, इफ द गुड्स बेल्ड आर क्लेम बाय एनी पर्सन अदर देन बेलर, बेलर को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा इस गुड्स का क्लेम मांग रहा है कि भाई ये तो मेरा सामान है, तुझे इसने ऐसे कैसे दे दिया, सो ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड डिसाइड द टाइटल टू गुड्स। जैसे एग्जाम्पल देखना, ए अ डीलर इन टीवी। सुनो ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आता है।
A dealer in TV, delivered a TV to B for using in summer vacation. So who is the bailor? A is the bailor and B is the bailee. अब जैसे ही समर वेकेशन खत्म हो जाएगा, बी क्या करेगा, ए को गुड्स रिटर्न कर देगा, बट उसमें बीच में आया सी. सी आता है और बोलता है कि ये टीवी तो मेरा है और मैंने ए को दिया था रिपेयर करने के लिए. समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, अब बी को किसको देना है वो कंफ्यूज हो गया कि वो टीवी ए को रिटर्न करे या सी को रिटर्न करे. इन दिस केस बी क्या करेगा, सीधा सीधा कोर्ट में डाल देगा और वो कोर्ट को डिसाइड करने देगा दैट हु इज द ओनर, इज ए द ओनर और सी इज द ओनर. इज दिस क्लियर एवरीवन? और जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसी को वो रिटर्न करेगा. फिर राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस, ये भी आगे आएगा. राइट टू लीन, राइट ऑफ जनरल लीन, ये भी अपन आगे देखने वाले हैं. तो इन शॉर्ट देयर आर टोटल 7 राइट्स ऑफ अ बेबी. अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट राइटिंग. जितना हाईलाइट किया बस उतना ही लिखो. क्या हुआ सत्यम, लिख लिख के परेशान हो गए? अभी इसका बेनिफिट नहीं लगेगा, अभी तुमको लगेगा क्या लिखवा रहे सर. हो गया.
गया। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोला है, राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। ए रॉन्ग डूअर मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकता है ना, थर्ड पार्टी की वजह से अगर नुकसान हुआ, ठीक है, तो दोनों उससे क्या क्लेम कर सकते हैं, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। देखो, सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स। इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the बेली, या तो वो बेली को रोकता है बराबर यूज करने से, या तो पोजेशन ऑफ द गुड्स बेल्ड, और डज देम एनी इंजरी, या तो गुड्स को क्या करता है, कोई भी नुकसान करता है। द बेली इज एंटाइटल्ड टू सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव टू यूज। मतलब क्या, फिर बेली क्या करेगा, बेली विल स्टेप इन द शूज ऑफ द बेलर, ठीक है, इन द लाइक केस इफ नो बेलमेंट हैड बीन मेड। इन शॉर्ट सिंपल बात बताओ क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, मैंने हर्ष के वहाँ पर मेरी जैगवार गाड़ी रखी है, ठीक है। अब उसके जो नेबर्स हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जानबूझ के कांच तोड़ दिया सपोज, तो भले ही वो जैगवार हर्ष की नहीं है, बट स्टिल कैन आई से ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस फ्रॉम द थर्ड पर्सन, येस और नो गाइस। तो हर्ष विल स्टेप इन द शूज ऑफ ओनर, मतलब मेरे बिहाफ पे वो क्या करेगा, ही विल एक्ट एज एन ओनर, और वो उनसे क्या करेगा, कॉम्पेंसेशन लेगा। इज दिस क्लियर? या तो केस भी कर सकता है, and either the bailor or bailey may bring a suit against the third person for such injury or deprivation। समझ में आया क्या? Is this clear? अच्छा, apportionment of relief or compensation obtained by such suit, मतलब क्या होता है, जो भी वो सूट के वजह से जो कुछ भी कॉम्पेंसेशन मिला उसका क्या किया जाएगा, वो बेलर और बेली के बीच में, उन दोनों के बीच में वो डिवाइड कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall as between the bailor and bailey be dealt according to the respective interest। Is this clear everyone? समझ में आया? इसको लिखो और इसको important mark करो, right of bailor and bailey against any wrong doer। याद रखना, जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बोली है वो तुम लोग को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी।
हो गया। इस सेक्शन में अपन ने क्या देखा यहाँ पर सेक्शन 180 और 181 में कि अगर कोई थर्ड पार्टी बेल्ड गुड्स को नुकसान देता है या बेली को रोकता है उस पर काम करने से, तो बेली विल एक्ट एज अ बेलर एंड ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी और द रॉन्ग डूअर। अच्छा, 181 में क्या बोला है, अगर केस जीतने के बाद जो भी कॉम्पेंसेशन मिलता है वो बेलर और बेली अपने टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी बोला है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका, ठीक है। डिस्चार्ज नहीं बोला है यहाँ पर, क्या यूज किया है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग। अब कौन से सर्कमस्टेंसेस में टर्मिनेशन होता है, सबसे पहला बोला है अगर वो स्टिपुलेटेड पीरियड खत्म हो गया
उसके बाद बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जैसे देखो एक्स गिव्स हिज मोटरसाइकिल टू वाई फॉर अ मंथ, तो एक मंथ के बाद क्या हो जाएगा, बेलमेंट खत्म हो जाएगा। टर्मिनेट होना मतलब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना। इज दिस क्लियर? जब फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैंने दर्जी को एक कपड़ा दिया, उसका उसने कुर्ता बना के रेडी कर दिया, तो खत्म ना बात, मतलब जिस पर्पस के लिए मैंने उसको दिया था वो कपड़ा, वो पर्पस फुलफिल हो गया, तो कहना इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज टर्मिनेटेड। अब बाय नोटिस भी होता है। बाय नोटिस मतलब क्या, या तो बेलर नोटिस देगा या तो बेली नोटिस देगा। अब देखो वेर द बेली एक्ट्स इन अ मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट, अगर बेली ने कुछ भी लफड़ा किया, कुछ भी जोलजाल किया, तो बेलर क्या कर सकता है, बेली को एक नोटिस देके वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। एंड ग्रेचुइटियस बेलमेंट में बेलर कभी भी, अपन ने देखा ना, ग्रेचुइटियस बेलमेंट में बेलर कभी भी अपने मर्जी के हिसाब से अपना सामान लेकर चला जा सकता है, और तभी अगर बेली को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करता है, बेलर करता है। इज दिस क्लियर? सो देखो द ग्रेचुइटियस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय बेलर एट एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस टू द बेली। हाउएवर टर्मिनेशन शुड नॉट कॉज लॉस टू द बेली इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट डिराइव्ड। अगर सपोज उसको लॉस हो रहा है तो बेलर क्या करेगा, उसको कॉम्पेंसेट करेगा। ये अपन ने ऑलरेडी लिख दिया, अपन को इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बाय डेथ। मुझे एक बात बताओ, ग्रेचुइटियस बेलमेंट में जब भी डेथ हो जाती है, या तो बेलर की या बेली की, तो ऑटोमेटिकली बेलमेंट क्या हो जाता है, टर्मिनेट होता है। एंड या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब मुझे एक बात बताओ, जैसे एक्स ने क्या किया, उसकी साइकिल दी वाई को भाड़े पे, अब साइकिल डैमेज हो गई बियॉन्ड रिपेयर, मतलब पूरा सत्यानाश हो गया साइकिल का, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर बेलमेंट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दर्जी को वापस से, मैं एक ही एग्जांपल इसलिए लग रहा हूँ ताकि तुम लोग को सारे वो केसेस समझ में आए। मैंने दर्जी को वो कपड़ा दिया, उसकी पूरी दुकान में आग लग गई, अब वो कैसे वो कपड़े का कुर्ता बनाएगा, नहीं बना पाएगा ना, तो बेलमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। A bailment is terminated if the subject matter of bailment is destroyed or there is a change in the nature of goods which makes it impossible to fulfill the purpose. Understood guys? चलो इसको फटाफट लिखो, termination of bailment। जितना हाईलाइट किया उतना। हेडिंग दे दो termination of bailment।
should I scroll? चलो द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। नाम से क्या पता चलता है, अगर कोई गुड्स गुम गए हैं, ठीक है, तो जिसको भी वो मिला है कहने से उसको क्या करना चाहिए, वो उसके लीगल ओनर को दे देना चाहिए, बराबर, यस और नो। सो देखो क्या बोला है, फाइंडर राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मे स्यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। अब देखो ध्यान से क्या बोला है यहाँ पर, अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स विच डू नॉट बिलोंग टू हिम, उसी को क्या बोलते हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर खुद के गुड्स होते तो खुद के गुड्स को घुमाकर फिर ढूंढता क्या वो। इट इज द ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड सरेंडर द गुड्स टू हिम, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, बट देखो वो ट्रू ओनर ढूंढने के लिए जितना भी उसने खर्चा किया रहेगा वो खर्चे का तो क्लेम वो कर सकता है ना, यस और नो। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मेरी रोलेक्स की घड़ी गुम हो गई थी, ठीक है, अब वो हर्ष को मिल गई, बराबर। 80 करोड़ की, 80 करोड़ ज्यादा हो गया, 80 लाख की घड़ी थी मेरी, ठीक है मेरे पास सच में, तुमको क्या लगता है, 80 लाख की घड़ी है मेरे पास, 250 करोड़ का जेट भी है, ठीक है। सो 80 लाख की जो मेरी घड़ी थी वो गुम हो गई थी, वो हर्ष को मिली। अब हर्ष ने क्या किया पता है, वो घड़ी का मस्त ऐसे फोटो लेके इंस्टाग्राम पे ऐड पे डाल दिया कि जिसकी भी एक घड़ी रहेगी वो आकर ले जाओ, और उसके ऊपर पीछे लिखा था DS लिखा था, बराबर, तो दर्शन सोलंकी, बराबर। तो अब उसने जो है इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, फिर मैंने उसको कॉल किया, भाई मेरा घड़ी है, फिर वो खुद देने के लिए आया मुझे, ठीक है, पेरिस में रहता हूँ ना मैं, तो पेरिस तक आया मुझे घड़ी देने के लिए। तो जितना भी खर्चा उसको लगा रहेगा वो खर्चा मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, रीइंबर्स करना पड़ेगा। सो देखो, however the finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him, बराबर। देखो मैंने उसको बोला था ना कि भाई तू आजा, ठीक है, पेरिस आकर मुझे मेरी घड़ी दे दे, तो वो क्या है, मैंने उसको बोला था, उसका खर्चा मुझे करना पड़ेगा। बट सपोज अब इसने क्या किया पता है, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दे दी, हर जगह पर फोन कर करके पूछ रहा है ये तुम्हारा घड़ी है, तुम्हारा घड़ी है, ऐसे वो कर रहा है, तो वो उसने वॉलेंटरली खर्चा किया था, क्या उसका मैं उसको कॉम्पेंसेशन दूं? अगर हाँ मैं अच्छा इंसान हूं तो मैं दे दूंगा, बट अगर मैं नहीं देता तो वो मेरे पे केस नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? देखो, however the finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred। वो अपनी मर्जी से अगर कोई भी खर्चा करता है तो उसका वो कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है, अगर सामने वाला ओनर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। But he has the right to retain the goods against the owner until he receives such compensation and where the owner has offered specific reward on the lost goods।
मतलब देखो, सपोज मुझे एक बात बताओ, मेरी जो घड़ी गुम हो गई थी उसके ऊपर ना मैंने ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला था, जो भी मेरी घड़ी मुझे सही सलामत लौटा देगा, क्या बोला मैंने, सही सलामत लौटा देगा सेम कंडीशन में, ठीक है, उसको मैं 5 लाख का इनाम दूंगा। तो अब जब तक मैं उसको इनाम नहीं दूंगा तब तक वो मुझे घड़ी वापस, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन द फाइंडर ऑफ अ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट, मतलब क्या होता है देखो, व्हेन अ थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इफ लॉस्ट, दुकान में कोई चश्मा था, वो चश्मा गुम हो गया और जिसके भी हाथ में था उसने उसको बेच दिया, तो वो तो दुकान में सेल के लिए लगाया था ना चश्मा, ये सो ना सन ग्लासेस वगैरह। If the owner cannot within reasonable diligence be found, or he refuses upon demand to pay the lawful charges to the finder may sell it। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक दुकान थी, ठीक है, मस्त ऐसे गॉगल्स की, सन ग्लासेस की दुकान थी, वो शिफ्ट हो रही थी, वहां पर उनको एक रेबैन का सनग्लास मिल गया, ठीक है, मतलब फाइंडर सपोज इसको ही मिला, हर्ष को रेबैन का सनग्लास मिल गया, ठीक है। अब हर्ष ने ना ढूंढने को ट्राई किया कि भाई ये किसका है, ठीक है, वो मॉल में चल रहा था तो उसको एक रेबैन का सनग्लास मिल गया। अभी पूरे मॉल में कोई दुकान ही नहीं था जहाँ पर वो लोग सनग्लासेस बेचते हो, तो इसने ढूंढने को ट्राई किया बट नहीं मिला, तो क्या किया उसने, वो सनग्लासेस सोहम को बेच दिए 500 रुपये में, ठीक है, ओरिजिनल रेबैन के सनग्लासेस, नहीं 500 नहीं, 10,000 में बेच दे, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल। तो क्या वो रेबैन के शोरूम वाले हर्ष के ऊपर केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी उन लोग ने भी रेबैन का जो सनग्लास था अपनी दुकान में बेचने के लिए ही रखा था ना, तो इट वॉज अ सेलेबल प्रोडक्ट ओनली ना। अरे मेरी तो पर्सनल घड़ी थी 80 लाख की, उसको मैं यूज कर रहा था और वो गुम हो गया था, तो दो अलग अलग केस है, एक पर्सनल आइटम है और एक प्रोडक्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो क्या बोला है, व्हेन फाइंडर ऑफ अ थिंग कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट। सो व्हेन अ थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट ऑफ सेल मतलब वो रेबेन के चश्मा बेचने के लिए ही था, अगर वो गुम हो जाता है और ओनर नहीं मिलता है, ओनर नहीं मिलता है, तो जो भी फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स है वो उसको बेच सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो फिर अगर ओनर मिलता भी है और वो फाइंडर की डिमांड्स फुलफिल नहीं करता है, तो ये फाइंडर क्या करेगा, उसको बेच देगा, ठीक है। अब देखो, व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और ऑफ लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। अब पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या, जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मेरी मम्मी ने क्या किया, बहुत सारी सब्जियां ली थी और वो रिक्शा में बैठ के स्टेशन से घर आ रही थी, मार्केट से घर आ रही थी, अब उसने पीछे रख दी थी सब्जी, वो तो उतर गई। अब दोपहर हुआ, जब भैया ऐसे मस्त ऐसे खाने के लिए जा रहा था, तब उसने देखा कि इधर पीछे बहुत सारी सब्जी है। अब वो उसको थोड़ी याद रहेगा कि कौन से पैसेंजर का ये सामान है, तो उसने क्या कर दिया, वो सब्जी बेच दी, क्योंकि अगर वो ना बेचता तो खराब हो जाता ना। यस और नो गाइस? तो देखो पेरिशेबल नेचर है तो वहां पर वो उसको बेच सकता है। आर यू गेटिंग इट? When the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value। इसका मतलब क्या होता है देखो, lawful charges of finder in respect of a thing found amount to 2/3 of its value, मतलब जो भी वैल्यू थी गुड्स की, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट 2/3 वैल्यू का तो खर्चा इसने कर दिया था फाउंडर ने, तो इन दैट केस ऑल्सो ही इज अलाउड टू सेल द गुड्स। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो ये बड़ा, इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या तो केस स्टडी बना के भी आ जाता है, ठीक है, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा तुम लोग को, पूरी कहानी है।
चलो नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज राइट ऑफ लीन, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का। डन, ये बाकी है, फटाफट लिखो। अब सुनो, लीन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हर्ष ने क्या किया, सोहम से 50 लाख रुपए उधार लिए। हर्ष ने क्या किया, सोहम से 50 लाख रुपए उधार लिए। अब सोहम ने उसको 50 लाख रुपए दे तो दिए, बट सामने हर्ष को बोला कि तुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, बराबर। तो हर्ष ने क्या किया है, हर्ष ने उसका एक गोवा में बंगलो है, एक बंगलो है, वो बंगलो उसने क्या किया, बंगलो के पेपर्स सोहम को गिरवी पे रख दिए। मतलब क्या, अगर सपोज हर्ष 50 लाख रुपए वापस नहीं चुकाता, 50 लाख, हाँ 50 रुपए नहीं, 50 लाख रुपए वापस नहीं चुकाएगा, तो कहना से सोहम वो बंगलो के साथ कुछ भी कर सकता है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ओनर बन जाएगा एक तरह से। एंड फिर वो चाहे तो बंगलो को बेच भी सकता है, बंगलो में रहने भी चला जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इज दिस क्लियर? सो राइट ऑफ लीन का मतलब यही होता है, जब हम कोई भी चीज गिरवी रखते हैं और एक पार्टी अपनी लायबिलिटी में डिफॉल्ट कर देता है, तो इन सच केस ये जो होता है ना, बराबर, जैसे जिसने भी लोन दिया है, क्रेडिटर कैन क्लेम द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी, सपोज सोना गिरवी रख के तुम लोन ले रहे हो और तुमने लोन नहीं चुका है, तो तुम्हारा सोना बेच देगा ना, यस और नो। सो ये अपन क्या पढ़ रहे, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है, लीन क्या होता है, पहली बात तो मैंने तुम लोग को समझाया, ये जो भी एग्जाम्पल दिया ना, इसी को क्या बोलते हैं, लीन। क्या बोलते हैं, लीन। लीन एक राइट है ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल द क्लेम इज सेटिस्फाइड। मतलब तो हम हर्ष को बोले गया तो मेरे 50 लाख रुपया दे विथ ब्याज, इंटरेस्ट भी लगेगा, बराबर। या तो तू क्या कर, ये बंगलो भूल जा। इज दिस क्लियर? तो देखो लीन क्या होता है, सुनना। लीन इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर until the claim is satisfied or some debt due to him is repaid. Is this crystal clear? लीन का डेफिनेशन तुम लोग को समझ में आया? ऐसे ही लिखना जैसे लिखा है ना यहाँ पर। व्हाट इज राइट ऑफ लीन? तो लीन इज अ राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। वो बंगलो किसका था, हर्ष का था, बट किसने रिटेन करके रखा था, सोहम ने। until the claim is satisfied or some debt due to him is repaid। मतलब सोहम ने क्लियरली बोला तू मेरे 50 लाख रुपया ब्याज के साथ दे दे तो मैं तेरा घर का प्रॉपर्टी का पेपर्स तुझे लौटा दूंगा। अब देखो दो टाइप की लीन होती है, एक होती है पर्टिकुलर लीन और एक होती है जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन मतलब क्या, अरे सोहम इसकी कोई भी प्रॉपर्टी थोड़ी उठा सकता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, इसने जो गिरवी रखा था वही प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। इज दिस क्लियर? देखो ध्यान से, पर्टिकुलर लीन मतलब क्या होता है, इट इज द राइट टू रिटेन ओनली द पर्टिकुलर गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द क्लेम इज ड्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एग्जाम्पल देखो, ए गिव्स क्लॉथ टू बी अ टेलर, बराबर। वो टेलर ने कपड़ा का मस्त कुर्ता बना दिया, अब जब तक वो उसको उसकी टेलरिंग फीस नहीं देगा तब तक वो कुर्ता उसको रिटर्न नहीं करेगा, यस और नो। बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द कोट अंटिल ही इज पेड। इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अगर इन द अबव एग्जाम्पल, ये सेम एग्जाम्पल में बी टेक्स 15 days टाइम टू मेक द कोट, द राइट ऑफ लीन विल बी एप्लीकेबल आफ्टर हाउ मेनी डेज, 15 days के बाद ही एप्लीकेबल होता है। अब देखो, ए डिलीवर्स अ रफ डायमंड टू बी अ जूलर टू बी कट एंड पॉलिश विच इज अकॉर्डिंगली डन। अब बी ने क्या काम कर दिया, पूरा उसका डायमंड जो दिया था उसका एक पूरा हार बना दिया। मुझे एक बात बताओ, जब तक ए उसको वो बनाने का पैसा नहीं देगा तब तक वो हार उसको रिटर्न करेगा क्या? नहीं करेगा। भैया इसी को क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर लीन। इसी को क्या बोलते हैं? सो देखो, वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट रेंडर्ड एनी सर्विस विच इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड, he has, in the absence of the contract to the contrary, a right to retain such goods until he receives due remuneration for services he has rendered in respect of them। ठीक है, ये लीगल लैंग्वेज है। तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा भाई कितना डिफिकल्ट है, सिंपल बातों को मतलब सर आप एकदम सिंपल हिंदी में बता देते हो, बट फिर यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है लीगल लैंग्वेज, तो ये तो लिखना पड़ेगा ना गाइस, लॉ है। ठीक है, देखो सिंपल यही चीज़ बोला है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक सर्विस के लिए कोई पर्टिकुलर गुड्स दिया है अंडर बेलमेंट, अपन ये बेलमेंट ही पढ़ रहे हैं, अभी तक कहीं और नहीं गए, वी आर स्टिल स्टडिंग बेलमेंट। तो बेलमेंट में अगर कोई भी गुड्स मिले हैं तो वो तब तक उसको रिटेन कर सकता है जब तक उसको सर्विस का पैसा नहीं मिलता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जनरल लीन, व्हाट यू मीन बाय जनरल लीन? देखना, it is a right to retain the goods not only for demand arising out of goods retained but for the general balance of account in favor of certain person। जैसे देखना सिंपल है, A borrows 500 from bank without security and subsequently again borrows another 1000 but with security of certain jewelry। अब सुनना ध्यान से, in this illustration even where A has returned 1000, ए ने जो सिक्योरिटी देके 1000 रुपया बोरो किया था उसका तो उसने 1000 लौटा दिया, बट ये पुराना 500 तो बाकी है ना। तो इन दिस केस ये क्या करेगा, बैंक जो है ना, बैंक वो उसका ये ज्वेलरी वापस नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा पहले तुम पुराना 500 रुपया चुकाओ। अब ए क्या उसके ऊपर केस कर सकता है? बैंक के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही ए ने ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट का 1000 रुपया लौटा दिया बट स्टिल उसने पुराना हिसाब तो नहीं चुकता किया है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, सोहम को, ये जो अपना एग्जांपल है ना, यहाँ पर हर्ष ने क्या किया, 50 लाख रुपए चुका दिए। ठीक है, और सोहम सपोज अगर उसको बंगलो का पेपर्स वापस दे देता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लीन या पर्टिकुलर लीन बोलते हैं। बट सपोज 2 साल पहले हर्ष ने सोहम से 10 लाख रुपए लिए थे, उसमें से उसने सिर्फ 5 लाख रुपए चुकाए, बाकी का 5 लाख बाकी है ना। और सोहम को क्या लगा था कि हर जब वापस मुझे 50 लाख का रीपे करेगा तब वो 5 लाख भी दे देगा। मुझे एक बात बताओ, हर्ष ने तो सिर्फ ये जो पर्टिकुलर लीन है उसका ही पैसा चुकाया, ये 5 लाख अभी भी बाकी है, पुराना हिसाब बाकी है। तो कहने से अब सोहम अगर ये बंगलो के पेपर अपने पास रखता है तो वो कौन सी लीन एक्सरसाइज कर रहा है? जनरल लीन। कौन सी लीन एक्सरसाइज कर रहा है? वो हर्ष को क्या बोलेगा, देख भले ही इस कॉन्ट्रैक्ट का या ये बारी का तूने 50 लाख रुपए दे दिया, पिछला हिसाब तो बाकी है, पहले वो 5 लाख रुपए दे फिर मैं तुझे तेरे घर के पेपर्स दूंगा। इसी को क्या बोलते हैं? जनरल लीन। अंडरस्टूड गाइस? अब ये जनरल लीन नॉर्मली किसको अवेलेबल होता है? बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स एंड अटॉर्निटी ऑफ लॉज, इन लोगों के ऊपर ये जनरल लीन का कॉन्सेप्ट लगता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन है जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। जनरल लीन क्या बोला है? इट इज लाइक एज पर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्फर ऑन बेली द राइट ऑफ जनरल लीन, और ये क्या है? एज पर सेक्शन 170। ओके, तो पहले डिफरेंस में इन लोग ने क्या बोला है? सेक्शन का डिफरेंस बोला है, सेक्शन 170 और 171। फिर यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के बेसिस पे रखते हैं अपन जनरल लीन में, और यहाँ पर क्या होता है? नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट के बेसिस पे रखते हैं। यहाँ पर जनरल लीन इज नॉट ऑटोमेटिक, बराबर, बट इट इज रिकॉग्नाइज थ्रू एन अग्रीमेंट, एंड यहाँ पर ये क्या होता है? ये तो एक ऑटोमेटिक लीन होता है, पर्टिकुलर लीन। इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल, बराबर। वेयर यहाँ पर इट कम्स इन टू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल इज इन्वॉल्व हैज बीन एक्सपांडेड ऑन द।
यहाँ पर क्या बोला है, ओनली सच पर्सन आर स्पेसिफाइड, मतलब क्या ये लोग ही जनरल लीन कर सकते हैं, वेरेज यहाँ पर तो कोई भी कर सकता है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? ये तुम लोग होमवर्क में लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन। चलो अभी हेडिंग दे दो, राइट ऑफ लीन। तुमको ये लिखना है एग्जाम्पल हर्ष वाला और सोहम वाला, के याद रहेगा। सिंपल है ना। लीन मतलब क्या होता है, जो भी सामान गिरवी रखा है उसको तुम अपनी मतलब अपने कंट्रोल में रख सकते हो जब तक लायबिलिटी पेमेंट नहीं होता है। यस, हो गया। जैसे लिखा है ना वैसे लिखना है डेफिनेशन।
गया। यहाँ तक हो गया जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन, तुम लोग को समझ में आया ना? ठीक है, उसके बाद एक काम करो, ये इधर ही लिख दो, डिफरेंस बिटवीन जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। ओके, राइट इट राइट अवे एंड देन विल डू एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है,
क्यों नहीं चल रहा है लेक्चर? नहीं नहीं चालू है। चलो कंप्लीट करो ये।
हो गया अब मैं तो रोज ही करके भी रहती है कॉलेज में पता नहीं क्या काम करती है झाड़ू पोछा करती है जाती है कॉलेज घर पे काम करवाए चलो डन हो गया ये वाला सो दिस विद दिस वी फिनिश आवर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट ठीक है बेलमेंट यहाँ पर खत्म होता है बेलमेंट में अपन ने क्या देखा सबसे पहले बेलमेंट का डेफिनेशन दो पार्टीज होती है बेलर बेली टाइप्स ऑफ बेलमेंट देखा था अपन ने ठीक है उसके बाद हम लोग ने ड्यूटीज ऑफ बेलर ड्यूटीज ऑफ बेली राइट्स ऑफ बेलर राइट्स ऑफ बेली फिर दोनों एक थर्ड पर्सन को रॉन्ग डूअर को कैसे स्यू कर सकते वो अपन ने देखा उसके बाद हम लोग ने टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट देखा टर्मिनेशन के बाद हम लोग ने फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स उसके बाद राइट ऑफ लीन में दो टाइप की लीन होती है एक होती है पर्टिकुलर लीन और एक होती है जनरल लीन ठीक है इसके बाद नेक्स्ट जो प्लेज वाला कॉन्सेप्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड देन विल मूव टू एजेंसी ठीक है थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर